मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख सर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। और आखिरकार पश्चिम बंगाल को नई सरकार, नया सीएम शिवेंदु के रूप में मिल गया। फिलहाल किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, लेकिन शिवेंदु जिस तरह लगातार कह रहे हैं विकास सिर्फ हिंदू का ही होगा, हिंदू लोगों ने हमें जिताया है। अगर इस बात को कोई विधायक कहे तो चल जाए, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री ऐसा खुलेआम कहेगा तो संवैधानिक संकट का सामना हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात तो समझ में आती है कि उनको बाहर निकाला जाए, खदेड़ा जाए, लेकिन अगर मुसलमान पश्चिम बंगाल में रहता है और वो टीएमसी को सपोर्ट करता है, जो स्वाभाविक भी है, तो क्या उसका विकास अब रुक जाएगा या उसके एरिया का विकास नहीं किया जाएगा? चलिए, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को भी जमकर कोसा और गिना दिए कई राज्यों में कि कांग्रेस के सीएम वहाँ क्यों नहीं है। दशकों से इन राज्यों में फिलहाल उन्होंने भी कहा अब हमारी सरकार आ गई है तो पश्चिम बंगाल का विकास होगा, हिंसा नहीं होगी। चलिए, ये तो भाषण वाली बातें हो गई। देखना भी है कि जो बेरोजगारों को, महिलाओं को रोजगार भत्ते के रूप में 3000 का जो वादा किया है वह कब से उनके खातों में आना स्टार्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड का लाभ कब से मिलने लग जाएगा पश्चिम बंगाल में। 7वें वेतन आयोग को लागू करने और बकाया डीए का भुगतान कब तक होगा। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार कब तक देंगे। कटमनी कब बंद होगी। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को 6 माह में लागू कर पाएंगे या कब तक होता है, देखना पड़ेगा। टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ श्वेत पत्र कब तक जारी होगा। महिलाओं के लिए दुर्गा स्क्वाड का गठन कब तक होगा। राज्य की नौकरियों में 33% आरक्षण कब तक होगा। उत्तरी बंगाल में एम्स हो गया, आईआईटी हो गया, आईआईएम की स्थापना और वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण और दार्जिलिंग को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना और सुंदरबन में मैंग्रोव और इको पर्यटन को कब से बढ़ावा मिलना आरंभ होगा। चलिए, फिलहाल देश की राजधानी से बात कर लेते हैं अन्य खबरों पे। केजरीवाल और सिसोदिया को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय 11 मई को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति शरदकांता शर्मा ने कहा सोमवार 11 मई को नियुक्ति पर आवश्यक आदेश पारित करेंगी और मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू करेंगी, क्योंकि केजरीवाल और सिसोदिया ने कोर्ट जाने से मना कर दिया था शरदकांता की, तो न्याय मित्र चुनाएंगे। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय डीप फेक वीडियो को लेकर शशि थरूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने मुकदमे में शामिल प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें एक्स और इंस्टाग्राम की मालिक मेटा जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल है। दिल्ली सरकार यमुना नदी में आने वाली उफान की समस्या से निपटने के लिए कालिंदी कुंज बांध को फिर से डिजाइन करने की योजना बना रही है। धोबी घाटों को स्थानांतरित करने की योजनाएं चल रही हैं। प्रदूषण कम करने के लिए रंगाई इकाइयों में नियमों को कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सरकार बैराज के पास लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नया घाट बनाने पर भी विचार कर रही है, जिसमें छठ के लिए खासकर। यमुना बाजार के निवासियों को बेदखली के नोटिस मिले। डीडीएमए ने संभावित आपदा जोखिम का हवाला दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को बाढ़ के मैदानों के किनारे स्थित यमुना बाजार आवासीय समूह की 310 आवासीय इकाइयों के निवासी को 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया है। डीडीएमए ने बेदखली नोटिस जारी करते हुए आवासीय क्षेत्रों को अवैध अतिक्रमण करार दिया है, जो हर साल यमुना की बाढ़ में डूब जाता है और मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति के नुकसान का गंभीर खतरा जो है पैदा करता है। निवासियों को नोटिस जारी होने की तारीख से तुरंत या 15 दिनों के भीतर अतिक्रमित भूमि खाली करने, अपना सामान, कोई भी ढांचा हटाने का निर्देश दिया गया है। बात करें अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, नासिक टीसीएस मामले में मुख्य आरोपी निदा खान को महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया। बलात्कार और यौन शोषण के मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के 40 दिन से अधिक समय बाद आज गिरफ्तारी हुई है। तरबूज से हुई कई मौतों को लेकर ताजा अपडेट आ रहा है, जिसमें एक ही परिवार से 4 की मौत हो गई। जी हां, पुलिस उपायुक्त प्रवीण ने बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतक अब्दुल्ला टोकालिया 44 साल, उनकी पत्नी नसरीन 35 और उनकी बेटियां आयशा 16 और जैनब 13 के आंतरिक अंगों, यकृत, गुर्दा, प्लीहा, पेट की सामग्री, पित्त और पेट की चर्बी के नमूनों में जिंक फॉस्फाइड की उपस्थिति पुष्टि हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चूहे मारने की दवा में मौजूद जिंक फॉस्फेट नामक तत्व आंतरिक अंगों और तरबूज के नमूने में पाया गया, यानी कि मैच हुआ। बात करें गुजरात की, तो नशे का कारोबार तेजी पर है। इसी कड़ी में गुजरात तट के किनारे से कई नशीली दवाओं की खेप बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ की 176 बटालियन के जवानों ने बुधवार को कच्छ के खाड़ी क्षेत्र में गश्ती अभियान के दौरान प्रतिबंधित सामग्री के 10 पैकेट बरामद किए। बात करें कर्नाटक से,
कर्नाटक में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए वर्दी और पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय ऊर्जा मंत्री ने लिया है, जिसमें फर्जी पहचान के बढ़ते मामलों और फर्जी बिजली विभाग के कर्मचारियों को लेकर जनता में आक्रोश पनप रहा था, जिस कारण यह निर्णय लिया गया है। बात करें केरल से, तो केरल के मुख्यमंत्री पर अंतिम निर्णय अब राजनीतिक आधार में लटक गया है, क्योंकि गेंद अब कांग्रेस हाईकमान के पाले में है। 3 संभावित उम्मीदवारों में बीडी सतीशान, केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीथला में से किसे चुना जाएगा, इस सवाल अंतिम क्षण तक खिंचता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि खबरों के मुताबिक हाईकमान रविवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला है, यानी कि परसों। इधर केरल से खबर यह आ रही है कि हाईकमान के मुख्यमंत्री को चयन को लेकर यूडीएफ के अधिकांश सहयोगी सतीशान के पक्ष में केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए त्रिकोणीय का मुकाबला चल रहा है। निवर्तमान विपक्ष नेता बीडी सतीशान और अलोपा के सांसद केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता रमेश चन्नीथला इस दौड़ में शामिल है फिलहाल। जी हाँ, बात करें तमिलनाडु से, तो सीपीआई और सीपीआईएम ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि उनका समर्थन स्थिर धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है। यह पत्र पार्टी के राज्य सचिव एम वीर पांडियन और विधायक दल के नेता टी रामचंद्रन के निर्देश पर दिया गया। भाजपा तमिलनाडु में किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेगी। नैनार नागरिकतान एआईएडीएम के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के हिस्से ग्रुप में भाजपा ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी के उम्मीदवार एम भोजराजन ने 976 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी की सोई पर गोली चलाने के लिए फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जब बाइक भी मिल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 10 बजे गोलियों की आवाज सुनाई गई। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई कार और भागने के लिए इस्तेमाल की गई बाइक का फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। अधिकारी ने इसे लक्षित हत्या बताते हुए हत्यारों के लिए मौत की सजा की मांग की है। फिलहाल विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे, बांग्लादेशी सबसे अधिक आरोपी हैं। एनसीआरबी के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशियों के खिलाफ अपराध 2023 में 238 मामलों से बढ़कर अब 2024 में 257 हो गए। बात करें मध्य प्रदेश की, तो किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने इंदौर में आगरा मुंबई राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम आंदोलन के तहत बिगदंदर क्षेत्र में आयोजित प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। अब बात करें हम पटना में, आज स्टूडेंट्स और जो रोजगार के लिए भर्ती को लेके नोटिफिकेशन नहीं जारी करने को लेके जम के बवाल हुआ और जम के नारेबाजी, और पुलिस ने भी जम के लाठीचार्ज किया। इससे मामला बिगड़ गया। कल ही हम आपको बता दें, कल ही 32 लोगों ने कैबिनेट में शपथ ली थी और आज ये हाल मिल रहा बिहार का देखने को। बात करें उत्तर प्रदेश से, तो वेतन का इंतजार कर रहे नोएडा के मजदूर वेतन वृद्धि को लेकर अनिश्चित हैं। गुरुवार को नोएडा भर में भारी पुलिस तैनाती के बीच वेतन का इंतजार कर रहे मदरसन समूह की एक सुविधा में काम करने वाले कर्मचारी, जो अप्रैल के मध्य में श्रम अशांति का केंद्र था। वादा की गई वेतन वृद्धि के बारे में अनिश्चितता दिखाई दी। बात करें राजस्थान से, तो जल जीवन मिशन घोटाले में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार। एसीबी के अनुसार पूर्व मंत्री महेश जोशी पर तत्कालीन पीएचईडी मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने और निविदाओं के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। पंजाब से खबर यह आ रही है कि दोहरे धमाके विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर राजद्रोह का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा राज्य में अशांति फैलाने की साजिश रच रही है। जाखड़ के नेतृत्व वाली टीम ने डीजीपी से मुलाकात की, विस्फोटों पर मान के बयानों की जांच की और उन पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने कहा, ये हमले भाजपा के मिशन पंजाब का एक हिस्सा है। बात करें जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी घटनाओं के दौरान दूरसंचार नियंत्रण की शक्तियां दे दी गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल प्रसारण को रोक सकते हैं, अवरोधन को अनुमति दे सकते हैं, संदेशों को डिक्रिप्ट करने का आदेश दे सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं को निलंबित भी कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद पुलवामा और पुंछ में संघर्ष की वजह से 2 स्कूलों को नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर के क्षतिग्रस्त स्कूलों में छात्रों की मौत के बाद बच्चों को सदमे की यादें ताजा हो गई है। एक स्कूल को बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के मुआवजे का इंतजार है। बात करें स्थानीय खबरों में, तो एक तरफ जल जीवन मिशन स्वच्छ जल सबको मिले को लेकर पीएम मोदी पूरे भारत में मिशन चलाए हुए हैं। इधर देश की प्रसिद्ध नैनीताल झील की स्वच्छता को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया। जल संस्थान को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। दर्शकों को बता दें, नैनीताल झील में सीवर गिरने की शिकायतों पर आयुक्त ने आज चेकिंग करी थी। उन्होंने नैनीताल झील में सीवर का पानी गिरने संबंधी लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों की गंभीरता से देखते हुए जल संस्थान को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झील की सुरक्षता एवं पर्यावरण संरक्षण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने की बजाय नियमित निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। आयुक्त ने कहा, जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया गया कि इस कार्य हेतु एक कार्मिक की डेली तैनाती की जाए
जो लगातार इस पर मॉनिटरिंग करे और शिकायत दर्ज कराए कुछ मिलता है तो। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।